हिमफेड के नव नियुक्त सम्माननीय चेयरमैन श्री महेश्वर चौहान जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हमारे साथी एवं सहयोगी और पूर्व में CPS रहे श्री आशीष गुटेल जी, हमारे सरकार में चेयरमैन हिमुडा के यहाँ पे विराजमान हैं और जिला परिषद की चेयरपर्सन हमारी यहाँ विराजमान हैं। विवेक जी ने हमारे पार्टी टिकट पे चुनाव लड़ा है और हमारे शिमला जिला कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पे मंच पे विराजमान हैं। हमारे टोनी जी NSY के अध्यक्ष हैं, जुझारू नेता हैं और मंच पर विराजमान तमाम हमारे नेतागण, बबलू जी बैठे हैं, विनीत जी बैठे हैं और नीचे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हिमफेड के बैठे हैं। मोहन मेहता जी हमारे पुराने दोस्त हैं और भीम सिंह जी यहाँ पे महेश्वर जी के चाचा जी हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं और अन्य डायरेक्टर साहिबान यहाँ पे विराजमान हैं। हमारे कुल्लू जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शेषराम आजाद जी यहाँ पे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं पार्टी के। किमी राम जी हमारे संगठन, मजदूरों का संगठन, उसका रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अलावा महिला कांग्रेस की अध्यक्षा यहाँ पे हैं, अन्य चेयरपर्सन रही हैं, ये सब लोग यहाँ पे विराजमान हैं। हमारे सेवा दल के अध्यक्ष साहब और अश्विनी जी शिमला में बड़े स्थापित नेता हैं, वैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। बहुत पहले इन्होंने ये सोच के शायद हरोली को छोड़ा होगा कि शिमला ज़्यादा अच्छा है और अन्य साथीगण, पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेतागण जो भी यहाँ पे इसमें सभागार में मौजूद हैं, सभागार के बाहर भी असर सुन रहे हैं, सभागार के अंदर बाहर, और हमारे दिव्य महंता जी यहाँ पे अपने पति देव का कार्यक्रम देखने के लिए आई हैं और कल मैं पटना में था, पार्टी के कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी बाहर थे और पार्टी की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी के पुत्र की शादी थी, तो मुझे एग्जम्पशन नहीं मिली और मुझे कहा कि आपको पटना पहुंचना है। तो उसके बाद महेश्वर जी ने कार्यक्रम रखा था और पटना से कोई ऐसी फ्लाइट नहीं थी जो कि मुझे चंडीगढ़ भी पहुंचा दे या फिर शिमला पहुंचा दे, लेकिन मैं चेयरमैन साहब से बहुत डरता हूँ और किसी भी तरीके से हम
यहाँ पे कार्यक्रम में पहुँच गए हैं, तो शुभकामनाएं देने के लिए, इनको बधाई देने के लिए। कल राहुल जी का जो वक्तव्य था पटना में, उसमें उन्होंने दो बातें बहुत दबाव से कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, विचारधारा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हम किसी के भी साथ चल सकते हैं कहीं भी, लेकिन हमारे लिए हमारी विचारधारा सुप्रीम है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम कार्यकर्ता के सम्मान से समझौता नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। तो महेश्वर जी की जो ताजपोशी है, ये भी कार्यकर्ता के सम्मान की तरफ एक कदम है। और लंबे अरसे से इनका ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है और लंबे समय से इन्होंने पार्टी के पदों पे काम किया, पार्टी के लिए काम किया। और इनको अगर चेयरमैन बनाया गया है तो मैं समझता हूं कि इनको इनका हक मिला है और इनसे न्याय हुआ है। और कार्यकर्ता ही हैं जो पार्टी को पावर में लाते हैं, पार्टी की लड़ाई लड़ते हैं, अच्छे में बुरे में। कार्यकर्ता के बगैर कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। तो उस दिशा में ये कदम है। मेरे हिमफेड के डायरेक्टर साहिबान यहाँ पे बैठे हैं, ये भी बहुत काबिल लोग हैं, ये भी डिजर्व करते थे कि ये चेयरमैन बने, इसमें कोई मैं दो राय नहीं है। और इन्होंने एक मांग की थी कि हमें चेयरमैन दिया जाए। अदालत में भी आप लोग गए, लेकिन आप सिर्फ इसलिए गए कि लंबे अरसा से आप बने हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं हो रही है, चेयरमैन लग नहीं रहा है, और देरी के चलते आप हमारे से थोड़े खफा थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब आप कलेक्टिवली सब लोग इकट्ठे होकर प्यार से इस ऑर्गेनाइजेशन में जान फूंकने की कोशिश करेंगे, इसको ऑक्सीजन देंगे। और महेश्वर जी से भी मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सबको साथ लेके, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को साथ लेके आप लोग आगे बढ़ेंगे। और आपने यहाँ कहा कि बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ हुआ है, सेब राज्य है, फलों का काम हिमफेड करती रही है, अभी फिलहाल आपके पास नहीं है, लेकिन आपके कारोबार का मुख्य हिस्सा ये रहा है। दूसरे काम आपने किए हैं, किसी में आप सीमेंट का भी काम करते, किसी में आप सरिये का भी काम करते थे, किसी में आप विभिन्न तरह के काम करते थे। लेकिन अगर आप कलेक्टिवली चलोगे और तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ होगा। और बहुत, क्योंकि जहाँ तक मैं महेश्वर को जानता हूँ, ये बहुत बढ़िया प्लानर है और चीज़ों को किस ढंग से आकार देना है, कैसे किया जा सकता है, वो मादा इसमें है, जज्बा इसमें है, मौका इसको मिला है। और अभी प्रेस वाले मुझे कह रहे थे कि जी आपने महेश्वर को बहुत देरी से बनाया। राजनीति में कोई देरी नहीं होती, राजनीति में जब भी मिल जाए वही सही है। और ये है कि ऊपर वाले की भी मेहरबानी होनी चाहिए, हाईकमान की मेहरबानी होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की मेहरबानी होनी चाहिए। और मैं आभारी हूँ अपने हाईकमान का भी, मुख्यमंत्री जी का भी।
और ये चेयरमैन बने। और मैं समझता हूँ कि जब ये चेयरमैन बने हैं तो जितने सोशल मीडिया पे पोस्टें पड़ी हैं, जितने कार्यकर्ता में खुशी मैंने देखी है, जितने लोगों ने फ़ोन करके कहा है कि जी ये सही हो गया, तो ये जनता के अंदर की आवाज़ है। आवाज़ अंदर से कार्यकर्ता की आई कि नहीं, ये इसका होना चाहिए था। और ठीक है, कुछ और लोगों को भी आस जगी होगी, और तो वो तो प्रक्रिया चलती है, चलेगी। और हमारी सरकार को 3 साल होने लगे हैं, लगभग सत्ता में स्थापित हुए, और हम सब लोगों को पार्टी के लिए काम करना है, पार्टी के लिए हैं हम। आपको मालूम है कि बीच में ऑपरेशन लोटस करने का प्रयास किया, सरकार को धराशायी करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार कायम है। और चुनाव हुए, हमने 6 सीटें चुनाव में जीती। 40 पहले थे हम, अब भी 40 हैं। और प्रदेश के लिए जो भी किया जाना है, थोड़ी सी दिक्कतें हैं फाइनेंशियल फ्रंट पे। आपको मालूम ही है कि प्रदेश के ऊपर भारी भरकम कर्जा है, और हमारी फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ हैं, तनख्वाह देना, पेंशन देना, जो कर्जा लिया जाता है या कर्जे का ब्याज देना, वो इतना बड़ा आकार है कि उसके बाद बजट में गुंजाइश कम हो जाती है। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे आप सबके प्यार से, आप सबके सहयोग से। और आगे जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें हम लोगों को भूमिका निभानी है। केरल में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, और हिमाचल में जो त्रासदी आई है उस लगातार 3 साल से त्रासदी चल रही है। 2023 में, 2024 में, 2025 में हम 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हमें नुकसान हुआ है। अकेले जल शक्ति विभाग का जो है 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। 2023 में हमें लगभग 2100-2200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2024 में हमें 600 करोड़ का नुकसान हुआ, और अब फिर हम जो है 1000 करोड़ के आसपास पहुंच गए। तो 4000 करोड़ रुपए का एक ही विभाग को नुकसान हुआ है। अभी आपने देखा धर्मपुर में त्रासदी आई, पूरा बस अड्डा बह गया। 20 की 20 बसें जो है हमारी जो खड़ी थी वो चलने के काबिल नहीं रही, पूरी तरह जो है बसें खत्म हो गई। तो इस प्रदेश में बहुत बड़ी त्रासदी की मार हम झेल रहे हैं। हमने कोशिश की, अभी बड़ी महेश में जब बाढ़ आई थी, और अब हमने सारे लोगों को HRTC के बसों से बाहर निकालने की कोशिश की। 200 से ज़्यादा ट्रिप्स हमने लगाए पठानकोट के और कांगड़ा के, और हेलीकॉप्टर से भी लोगों को बाहर निकाला। पहले सराज में लोग फंसे थे, उनको भी बाहर निकालने के लिए बसों का इस्तेमाल किया। तो इसलिए ये वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है। इसमें जनता के कल्याण के लिए पैसा खर्च किया जाता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा नफा नुकसान नहीं देखा जाता। उस हिसाब से हम काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में हमेशा से मजबूत रही है।
हम सबको उसकी मजबूती के लिए काम करना है और मिलके इस प्रदेश को हमें आगे बढ़ाना है। ये प्रदेश जो है कांग्रेस पार्टी के बदौलत बना है। अगर डॉक्टर परमार ना होते तो हिमाचल प्रदेश ना बनता। डॉक्टर YS परमार के जो इंदिरा जी से संबंध थे, उसके चलते उन्होंने एक पहाड़ी प्रदेश की स्थापना की और हमारे नेता जिन्होंने हमें राजनीति में सबको चलना सिखाया, वीरभद्र सिंह जी ने इस प्रदेश में रंग भरे 50 साल तक। और डॉक्टर परमार और वीरभद्र सिंह जी को कोई भी भुला नहीं सकता है। अभी 13 अक्टूबर को वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा की स्थापना जो है रिज मैदान पे हो रही है। मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक श्रेष्ठ और अनूठी श्रद्धांजलि जो प्रदेश से दी जा सकती है वो होगी। और हम सबको उस कार्यक्रम में भी पहुंचना है और बतौर चेयरमैन जितनी गैदरिंग यहाँ पे महेश्वर जी के सम्मान के लिए आयोजित की है, तो मैं समझता हूँ कि आपका राजनीति में बहुत उज्जवल भविष्य है। शानदार और चेयरमैन चाहे ये अभी बने हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि राजनीति में ये भी स्थापित नेता की श्रेणी में अपनी जगह पहले से बनाए हुए हैं। और यहाँ पे जितने साथी आए हमारे नामी जी बैठे हैं और आंधी से हमारे पूर्व में चेयरमैन रहे मिश्रा जी यहाँ पे हैं। ऐसे यहाँ भी नजर दुराओ नेता महेश्वर जी के लिए आज उमड़े हैं, आप आए हैं। तो जो भी यहाँ पे रामपुर से हमारे जिला परिषद के मेंबर, मैं जितनी बार रामपुर जाता हूँ जितना सम्मान ये करते हैं और मैं देखता हूँ कि भारी भरकम खर्चा करके ये कार्यक्रम करते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ता हमारे पास हैं, ऐसे नेता हमारे पास हैं और मैं एक बार फिर से महेश्वर जी को बधाई देता हूँ, उनके परिवार को बधाई देता हूँ और हमारा वो लिटिल मास्टर महेश्वर मैं देख नहीं रहा हूँ। वैसे समय आएगा कि बेटा बाप से बढ़ के होगा कहना चाहता हूँ। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार। महेश्वर चौहान जी को बधाई। और मैं समझता हूँ कि हिमफेड निश्चित तौर पे आगे जाएगा। उसके कर्मचारी यहाँ पे आए हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे आए हैं और मैं यही उम्मीद रखता हूँ मंत्री होने के नाते, विभागीय मंत्री होने के नाते, कोऑपरेटिव का मिनिस्टर होने के नाते, कि आप सब लोग अब मिलके चलाएंगे। सरकार से जो आपकी नाराजगियाँ थी उसको आप समाप्त करेंगे और एक भविष्य जो है हिमफेड का आप लिखेंगे। हम आपका, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर जो है हिमाचल में, देश में कोऑपरेटिव बहुत आगे गया, लेकिन कोऑपरेटिव की जो जड़ें हैं वो हिमाचल से शुरू हुई। पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी 1892 या 96 के आसपास हिमाचल प्रदेश में बनी। ऊना में ये पहली सोसाइटी बनी और फिर ये अलग पूरे देश में जागृत हुआ।
फिर सारे देश में। आज गुजरात की कोऑपरेटिव बहुत मजबूत है। आज महाराष्ट्र में लोग मंत्री नहीं बनना चाहते, चेयरमैन बनना चाहते हैं शुगर मिल्स का। आज लोग यूनियन मिनिस्टर से भी ज़्यादा जो है इन अदारों का गुजरात एंड महाराष्ट्र और दूसरे स्टेट्स में इसकी चेयरमैनी को ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे खाची साहब यहाँ पे एक सशक्त नेता और मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अपने को कॉपरेटर कहलाने में उन्हें गर्व की अनुभूति होती थी। वो हमें कहते थे मुझे आप कॉपरेटर कहा करो, ये मंत्री छोड़ा करो। तो ये कॉपरेटिव की भूमिका है। हमारे प्रदेश में भुट्टिको ने जो शॉल और टोपी बनाई वो पूरे देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छा गई। ये कॉपरेटिव की कमाई है। और कॉपरेटिव सेक्टर में जो यहाँ पे ट्रक यूनियंस बनी, उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया, बहुत बड़े एम्पायर्स खड़े कर दिए। तो भी कॉपरेटिव की कॉपरेटिव सेक्टर में पहला लॉ कॉलेज ऊना में स्थापित हुआ हिमकैप्स के नाम से। और वो उन्होंने पता नहीं कितने के वकील पैदा किए हैं। और वकील ही नहीं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ लोग अंगूठा लगाते थे वहाँ पे लड़कियाँ जजेस बन गई हैं। ये कॉपरेटिव की देन है। और नर्सिंग का कॉलेज कॉपरेटिव सेक्टर में चल रहा है। पीछे मैं दिल्ली में वेदांता में था, बहुत बड़ा मेडिकल का अदारा है। 40-50 लड़कियां मेरे पास आई कि हम कॉपरेटिव सेक्टर से पढ़ी हुई लड़कियां हैं, लॉ ये नर्सिंग करके यहाँ पे अस्पताल में ड्यूटी दे रही हैं। तो कॉपरेटिव में अब ऊना में महिलाओं की कॉपरेटिव फेडरेशन बनी है। और उन लेडीज ने 5000 लेडीज ने 18 करोड़ से भी ऊपर का जो है एम्पायर खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर के 13 बैंक हैं। हिमाचल प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए का उसमें पूंजी निवेश है। ये जो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सोसाइटी से बैंक बना है, जो 27,000 करोड़ रुपए का बैंक है। ये दूसरा हमारा शिमला का बैंक है, राज्य सहकारी बैंक, ये भी 30,000 करोड़ का बैंक है। ये भी एक सोसाइटी है, कोऑपरेटिव की सोसाइटी है, फिर बैंक बना है। ये जोगिंद्रा बैंक है, ये भी एक सोसाइटी है, कोऑपरेटिव की सोसाइटी है, फिर बैंक बना है। और लोगों की पूंजी इनके पास जमा है और लोगों का विश्वास इनके पास जमा है। हिमाचल के लोगों ने इसमें पैसा जमा करवा रखा है, तब जाके 60,000 करोड़ से भी ऊपर की पूंजी इन बैंकों में जमा है। तो ये सारे 13 बैंक हैं, 55 से ज़्यादा सोसाइटियां हैं। अब हमने ये कर दिया कि मैनुअल चलती थी पहले सारा, अब पूरी तरह इसको डिजिटल किया जा रहा है। सारा रिकॉर्ड जो है कंप्यूटर्स में आ जाएगा, सारा कहीं भी गड़बड़ ना हो पाए, घोटाला ना हो पाए। और रोज शाम को आप खुद एक क्लिक पे अपना पैसा देख सकें कि बैंक में, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग चल रही है, मोबाइल बैंकिंग चल रही है। लेकिन साथ में जब आप बैंकिंग को देखते हैं, साथ में साइबर क्राइम आ गया है, तो आपका पैसा सुरक्षित रहे, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है। कि और ना यहाँ आप एक क्लिक पे पैसा निकाल सकते हैं, वहाँ एक क्लिक पे आपका पैसा जा भी सकता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। इसलिए सारे बैंक्स को हम जो है, सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये हो जाएगा। दूसरा, ये बात मैं आपके ध्यान में जरूर लाना चाहता हूँ, इस सभागार में जितने भी लोग हैं, देश ने तरक्की की है, आपके सबके हाथ में मोबाइल है। कोई वीडियो बना रहा है, कोई अपनी फोटो डाल रहा है, कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई मैसेजेस डाल रहा है। ये आपको लगता है कि आपके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा खड़ी हो गई है कि हर समय मोबाइल आपके पास है। आप जहाँ भी जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, वॉशरूम में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप अपने पास सुविधा रखे हुए हैं। लेकिन ये सुविधा है आपके जीवन को आसान किया है। लेकिन आप ये भी याद रखना कि
मोबाइल आपके ऊपर एक बहुत बड़ा चेक है, वो एक बहुत बड़ी सर्वेलेंस है। हर आदमी का पहले होता था कि सरमाएदार कौन है, उसको बहुत अमीर माना जाता था। फिर था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिनके पास पैसा है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। आज डाटा जिसके पास है, डाटा का टाइम आ गया। जिसके पास डाटा है वो उस देश में, संसार में सबसे अमीर है। आपने देखा कि लाखों करोड़ों की सल्तनतें लोगों ने खड़ी कर दी डाटा वालों ने। आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आपका सारा रिकॉर्ड मोबाइल वालों के पास है। आप चाहे सोच रहे हैं सिंपल कॉल कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं छुप के कॉल कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं व्हाट्सएप कर रहे हैं, आप तरीका जो मर्जी अपनाओ। आप अभी जो है, आपका टेस्ट उनको पता है। उनको पता है कि चंद्रप्रभा नेगी जी मोबाइल पे एक ये देखती हैं तो हर दूसरे मिनट इनके फोन पे वही चीज आनी शुरू हो जाएगी। एक बार क्लिक करेंगे, 2 बार करेंगे, उसके बाद वही चीज इनके फोन में बार बार आएगी। तो मोबाइल को पता है कि इनका टेस्ट क्या है, आपका टेस्ट क्या है, उसका टेस्ट क्या है, कौन क्या देखता है, हर चीज पे चेक है, हर चीज पता है। तो इसलिए जहाँ पे ये एक सुविधा है, वहाँ पे आपके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा भी है। और इसलिए मोबाइल के प्रति सजग रहो, सावधान रहो। और मैं ईश्वर जी को बधाई दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।